हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे कान्हा बाबू, मैंने आपको बता दिया है कि कैविटी के अंदर रखे चार्ज का इफेक्ट हम बाहर क्यों नहीं लेते। एक ही चीज घुमा घुमा के पूछते हो। स्लाइड में लिख भी दिया था। ठीक है। क्या लिखा था कि जो कैविटी के अंदर चार्ज है उसके इनर साइड पे एक इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। वो इंड्यूस चार्ज बाहर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और कैविटी के अंदर वाला चार्ज भी पॉइंट चार्ज ही है। तो उन दोनों का पोटेंशियल और फील्ड बाहर के लिए कैंसिल आउट हुआ। ये लिखा गया है, मैंने लिख भी दिया है नोट करके। ठीक है, पढ़ा करो थोड़ा। लो, अब आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलिए। तो मैं यही कह रहा था कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी बात आप रूल की तरह याद रखिए। जिनको बहुत चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ज़्यादा समझाना भी ठीक नहीं होता लगता है। तो वहाँ पे कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसका बाहर जो है इफेक्ट जीरो होगा इंड्यूस चार्ज के वजह से। बाहर कोई चार्ज है वो कैविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ना अंदर का बाहर, ना अंदर कोई आ सके ना बाहर कोई जा सके। ठीक है भाई, ऐसे ही याद रखिए बस। ना अंदर कोई आ सके ना बाहर कोई जा सके, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, मौज में हैं आप फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, इसको हमें कहना था। चलिए, तो देयर आर फोर कंसेंट्रिक सेल्स ए बी सी एंड डी ऑफ रेडियस ए टू ए दिख रहा है। ये थोड़ा सा धोखा हो गया है। ये आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि ये अपना प्लस क्यू है और ये लिखना चाह रहे थे वो माइनस क्यू। ठीक है, तो सेल बी एंड डी आर गिवन ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। दिख भी रहा है आपको, सेल बी को हमने प्लस क्यू दिया है। ठीक है, ये सेल बी है, इसको हमने प्लस क्यू दिया है, और सेल डी को दिया है हमने माइनस क्यू। ओके, अब फिर हमने क्या किया है, ये जो अपना सेल सी है इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग के पहले हमने इसको कितना चार्ज दिया था, सेल ए को क्यू दिया था और सेल डी को कितना दिया था, माइनस क्यू। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि फाइनल चार्ज क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी सी आफ्टर अर्थिंग। ठीक है, तो वी ए माइनस वी सी का क्या बताना है। अरे रिपीट क्या कर दूं मेरे भाई, रिपीट मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला। मैंने एक बच्चे का
डाउट्स बस सॉल्व किया था कि कैविटी के अंदर के चार्ज का इम्पैक्ट जो आपको कई हजार गुना टाइम बता चुका हूं, बाहर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा फील्ड और पोटेंशियल का, और बाहर का कोई चार्ज है वो कैविटी के अंदर रखे चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं दे पाएगा, यही बताया मैंने। तो यहां पर अपना वी ए माइनस वी सी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में जब अर्थिंग हो जा रही है, ये बिफोर अर्थिंग है, ये चार्जेस कब है, ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं ये कब है, बिफोर अर्थिंग है। अर्थिंग नहीं हुई थी तब की है, और इस पे जीरो चार्ज था, इस पे भी जीरो चार्ज था बिफोर अर्थिंग, ठीक है। तो अब अर्थ होने के बाद क्या हो रहा है, अर्थ होने के बाद आपको पता है इसको क्या बनना है, एक ही चीज इसमें सत्य है ना, इस जीवन में सब मिथ्या है, एक ही चीज जो सत्य है, जैसे बाबा लोग बोलते हैं, उसी तरह यहां भी एक ही चीज का, एक ही चीज सही रहेगा, वो जब ये कि पोटेंशियल ऑफ दिस सेल सी विल बी जीरो, मानते हैं कि नहीं। अगर ये अर्थ हो जाता है, ठीक है, अगर ये अर्थ हो जाता है तो आपका ये हमेशा पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब मान लेते हैं कि लेट आफ्टर अर्थिंग, इस क्वेश्चन को करने के सेट तरीके हैं। आफ्टर अर्थिंग, देखने में बस डरावना लग रहा है, आफ्टर अर्थिंग लेट, आप कुछ अननोन चार्जेस मानना शुरू करो, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखो, सुनो मेरी बात, एक चीज का और ध्यान रखिए कि चलिए आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए आफ्टर अर्थिंग इसमें चार्ज आ गया क्यू ए, इसमें आ गया क्यू बी, इसमें आ गया क्यू सी, और इसमें आ गया क्यू डी। आप बोले सर चार अननोन मान ले, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने नया चार्जेस मान लिया क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। लेट चार्जेस, ऐसा माना हमने ऑन सेल ए बी सी एंड डी बी क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी, ऐसा मान लिया, ठीक है, ये चार मान लिए, ठीक है। तो बी और डी को ध्यान से देखिए, ऐसा हमने माना है, लेकिन आप एक चीज गेस कर पा रहे हैं कि बी, सेल बी अपना आइसोलेटेड है, तो क्या बताया था, यहां दो चीजें करनी है, जो सेल आइसोलेटेड होगा उसमें चार्ज कंजर्व होगा, तो आप अपने अननोन्स को अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं, मानते हैं कि नहीं। आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो चार्ज है बी पे प्लस क्यू चार्ज था, अब आपने बी को अर्थ भी नहीं किया है ना किसी से कनेक्ट किया है, दो चीजें हो सकती हैं, एक सेल दूसरे से कनेक्ट भी हो सकता है, और एक सेल जो है दूसरे, एक सेल अर्थ भी हो सकता है। तो बी ना ही किसी से कनेक्टेड है ना ही ये अर्थ है, इसका मतलब यहां पर चार्ज कंजर्वेशन होगा। तो पहली इक्वेशन में आप बोल सकते थे कि चार्ज कंजर्वेशन कहां कहां पे लगेगा, किन किन सेल पे, चार्ज कंजर्वेशन आप किन किन सेल पे लगा सकते हैं, देखिए जो आइसोलेटेड है, तो आप देखिए आइसोलेटेड कौन कौन है, आइसोलेटेड हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कौन कौन से, एक बी चार्ज अपना आइसोलेटेड है, वो किसी से कनेक्टेड भी नहीं है और किसी से अर्थ भी नहीं, मतलब अर्थ भी नहीं है, ठीक है, केवल सी अर्थ है। तो डी पे भी चार्ज सेम रहेगा, तो आप फिर से बोल सकते हो कि क्यू डी बाई कंजर्वेशन, क्यू डी अपना क्या रहेगा, माइनस क्यू बोल सकते हो, और क्यू बी क्या रहेगा यार, क्यूबी जो है अपना है वो क्या रहेगा, जल्दी बताओ, क्यूबी भी आइसोलेटेड है, तो क्यूबी का चार्ज जो है पहले क्या कितना दिया था, प्लस क्यू, ठीक है, तो ये प्लस क्यू रहेगा और ये रहेगा, मानते हो कि नहीं। तो ये मैंने कर दिया। तो चार्ज कंजर्वेशन, इनफैक्ट आप सेल ए की बात करो तो सेल ए पे भी तो ये काम कर सकते हो, सेल ए पे कोई भी आइसोलेटेड है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं दिया गया था, तो इस पे क्यू ए क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर जीरो लिख सकते हैं, मानते हो कि नहीं। तो हमारे पास अब बचा क्या है, दूसरी इक्वेशन, कि अगर हमने सी को क्या किया है, जीरो किया है, तो सी पे हम कुछ अननोन रखेंगे, बाकी तो वही रहेगा। तो सी का पोटेंशियल लिखते हैं, तो हमने अभी देखा बाई चार्ज कंजर्वेशन कि क्यू डी अपना माइनस क्यू ही रहेगा, और क्यू बी अपना प्लस क्यू रहेगा, और क्यू सी जो है हमें नहीं पता, क्यू सी को क्यू सी माना है, और क्यू ए पहले जीरो था बाद में भी जीरो रहेगा। लेकिन ऐसा आप कब करेंगे, ठीक है, ऐसा आप कब करेंगे, जब वो आइसोलेटेड हो, ठीक है। चलिए, तो अब आप वीसी की वैल्यू लिख दीजिए, वीसी पे क्या क्या लिखेंगे, सब लोग मिलके पोटेंशियल दे रहे होंगे, ठीक है,
तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, सी का पोटेंशियल लिखते हैं। तो सी पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा बताइए, एक सेल ए की वजह से, तो सेल ए पे कोई चार्ज नहीं है तो यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। सेल बी पे क्यू चार्ज है तो ये बाहर के लिए बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो यहां पे लिखा जाएगा सेल बी की वजह से सी पे पोटेंशियल के क्यू अपॉन में इसकी डिस्टेंस कितनी है, सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3a, सी से इसकी डिस्टेंस कितनी है 3a, तो ये हो गया ड्यू टू सेल बी। अब आ जाओ सेल सी का अपना पोटेंशियल, तो उसके लिए आपने चार्ज उस पर क्यूसी माना है, तो प्लस के क्यूसी अपॉन 3a मानते हो। और ये डी के लिए जो माइनस क्यू है, डी पे चार्ज अपना माइनस क्यू है, तो डी के लिए सी का पॉइंट इनसाइड पॉइंट है, तो जो डी के सरफेस पे होगा वही इसके सेंटर पे होगा, वही सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट के बीच में होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है 4a इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हो। तो डायरेक्ट यहां से आप क्यूसी निकाल सकते हो, है ना। तो हमें यही चाहिए था, पहले हम क्यूसी निकाल देंगे तो वीए माइनस वीसी भी निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए क्यूसी बताइए क्या आ रहा है, तो के क्यूसी अपॉन 3a इज इक्वल टू, इधर लेके जाते हो, इधर लेके जाते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन 4a, ये माइनस का प्लस इधर माइनस, माइनस के क्यू अपॉन 3a, तो ये हो जाएगा इधर 12a और ये 3k³ माइनस 4k³, तो ये हो जाएगा माइनस k³ अपॉन 12a। दिख रहा है सभी को, माइनस k³ अपॉन 12a, साइन के साथ अपने आप आएगा, उसमें आप परेशान मत होइए, चार्ज अपने आप साइन के साथ आएगा। तो क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाएगी यार, क्यूसी की वैल्यू क्या आएगी, के से के कैंसिल करो, ठीक है, क्यूसी अपने पास हो, ए से ए कैंसिल करो, और ये अपने पास आ जाएगा -q/4, तो क्यूसी आएगा -q/4, दिख गया सभी को। तो क्यूसी आ जाएगा -q/4। इससे ये पता चला कि अर्थिंग के बाद इस कंडक्टर सेल सी को जो चार्ज मिलेगा, है ना, जो आपने अननोन माना था क्यूसी, वो कितना आएगा -q/4, जबकि अर्थिंग के पहले इस पे चार्ज कितना था, 0 था। अर्थिंग के पहले इस पे चार्ज कितना था, 0 था, केवल बी और डी पे चार्ज था। क्लियर है सभी को। तो अर्थिंग के बाद जो है अर्थ ने उसको इतना नेगेटिव चार्ज दिया होगा टू मेक द पोटेंशियल ऑफ सेल बी टू बिकम 0, ठीक है। ओके, तो क्यूसी अपने पास ये आ गया, लेकिन हमारा अभी पर्पस ये सॉल्व नहीं हुआ, हमें चाहिए वीए और वीसी। तो वीए और वीसी चाहिए, तो अब हमारे पास वीए लिख सकते हैं। अच्छा वीसी तो बताओ क्या होगा यार, वीसी 0 ही है, तो हमें वीए माइनस वीसी जो होगा वो वीए के बराबर होगा। तो वीए का पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं, सबका चार्ज हमें पता चल चुका है, ठीक है, क्यूसी भी हमें पता चल चुका है, वो -q/4 है। तो सेल ए पे पोटेंशियल बताओ, सेल ए का अपना कोई चार्ज नहीं है, तो उसके वजह से सेल ए पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, लेकिन सेल बी का पे चार्ज है क्यू, और वो सेल ए के सारे पॉइंट्स उसके इनसाइड के पॉइंट है, तो सेल बी के लिए लिखा जाएगा KQ/2a, सेल बी के वजह से सेल ए पे पोटेंशियल। फिर सेल सी का चार्ज कितना था, -q/4, तो -q/4, और इसका डिस्टेंस यहां से 3a था, तो ये सेल सी के वजह से सेल ए पे पोटेंशियल हो गया। अच्छा डी के लिए कितना था यार, डी पे चार्ज कितना था, डी पे -q था, तो आप लिखेंगे यहां पर -kq/4a। तो ये ड्यू टू सेल डी है ए पे चार्ज, और ये ड्यू टू सेल सी है, और ये ड्यू टू सेल बी है। तो इन सभी सेलों का जो चार्जेज हैं उसके वजह से सेल ए पे पोटेंशियल आपने निकाल दिया। ऋषि भाई ने आंसर बहुत पहले से ही निकाल रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बताने के लिए। ठीक है भाई ऋषि भाई, अब आपका रियलिटी चेक होगा कि देखिए आपका आंसर सही है कि गलत। तो वीए कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। KQ/4a ऐसे कॉमन भी आ रहा है, जैसा आप करना चाहें कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे 12a आ जाएगा, तो आपके पास फाइनली ये आ जाएगा KQ/2a माइनस KQ/12a माइनस KQ/4a। इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको बता दीजिए फटाफट सभी लोग।
अर्थिंग डी से भी पास होगी? किसने कहा अर्थिंग डी से पास होगी मेरे भाई? अर्थिंग डी से पास क्यों होगी? अर्थिंग केवल इसको इंडिपेंडेंट अर्थिंग है यार, ऐसा नहीं किया गया है। देखिए नए नए तुम लोग मतलब सोच वाले हो। ये सी और डी का ऐसे कॉमन करेंगे तब हम बोलेंगे सी और डी दोनों अर्थ है। यहां इंडिविजुअली दिख रहा है आपको, केवल ये अर्थिंग का सिंबल सी पे बना है, तो आप सी और डी पे क्यों करेंगे? अपने से मत कुछ सोचिए यार, क्वेश्चन जो बोलता है वो सोचिए। चलिए इसका आंसर बताइए, वीए। ठीक है, तो मतलब उनका आंसर बिल्कुल सही है ना? बहुत बढ़िया, तो उन्होंने बहुत सही आंसर दिया था, के क्यू बाई 6a। ओके, वाई डू वी मल्टीप्लाई विथ 4? अरे यार 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि क्यूसी की वैल्यू -q/4 है, ये चार्ज है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस लिख दिया है। लिखा यही तो बोल रहा हूं, जब मेरे साथ साथ करोगे तो ये इतने टैलेंटेड डाउट नहीं आएंगे आपके। एक भाई साहब बोल रहे हैं इंडिविजुअल कैसे अर्थ होगा? अब उससे ज्यादा मैं आपको नहीं कुछ सहायता कर पाऊंगा। आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि कोई भी एक कंडक्टर है उसको हम अर्थ कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है यार? इंडिविजुअल कैसे अर्थ होगा पूछ रहे हैं वो। तो यहां से अपने पास वीए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के क्यू बाई, आंसर आ गया सबका 6a। ओके, तो के क्यू बाई 6a। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप इजिली निपटा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इंडिविजुअल, दो ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, इंडिविजुअल सेल्स पे चार्ज कंजर्वेशन और जो अर्थ है उस पे नेट पोटेंशियल 0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं इसी पे, वो कर दो फिर तो पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं। ठीक है, थ्री कंसेंट्रिक सेल्स है। ठीक है, 3 कंसेंट्रिक सेल्स लिया है और 3 कंसेंट्रिक सेल का रेडियस दे रहा हूं। इसका रेडियस मान लो a है, इसका रेडियस अपने पास कुछ b है और इसका रेडियस अपने पास कुछ c है। नहीं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए a के टर्म्स में ही दे रहा हूं। तो मान लो ये 2a है और ये अपने पास 3a है। ठीक है, अब आपने दो कहानी करी है। क्या किया है आपने कि यहां पर एक स्विच ऐसे लगा रखा है, दो स्विच लगा रखा है, एक सेल बी को कनेक्ट करने वाला स्विच लगा रखा है और यहां से ये वायर को बाईपास करता हुआ, देखिए मैंने ऐसे बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको बाईपास कर रहा है, ये वायर इससे टच नहीं है। आपको ऐसा बना हुआ नजर आएगा, ये ऐसे बाईपास है, इसके ऊपर ऊपर से जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, इसको आपने टच नहीं कराया है और फिर यहां पे एक स्विच लगा दिया है। ये अपने पास SW1 है और ये अपने पास है SW2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, SW1 है और ये SW2। तो यहां पर आपके पास SW1 और SW2 दो हैं। अब आप क्या करने वाले हो, इनिशियली आपको दिया जा रहा है कि इनिशियली जो है इनमें जो चार्जेस हैं, इस पे मान लीजिए 2q का चार्ज था, इस पे q का चार्ज था और इसमें अपना -q का चार्ज था, कुछ ऐसे था इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ये चार्जेस मैंने इनको गिवन दिए हुए थे। ठीक है, तो इसका नेमिंग कर लें A, B और C। अपने से क्वेश्चन बना रहा हूं, पता नहीं अब वैल्यू कैसी आएगी वो मुझे नहीं पता। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, बिफोर SW1 and SW2 is closed, charges on cell A, B and C be 2q, q and -q। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि both the switch close simultaneously, both the switch closed साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड न्यू चार्जेस।
एक बार चार्ज निकाल लोगे तो पोटेंशियल भी निकाल लोगे, है ना। तो फाइंड न्यू चार्जेस ऑन सेल ए बी एंड सी। तो अब आपको सेल ए बी और सी में न्यू चार्जेस बताने हैं, ठीक है, ये कहानी है। अब आप क्या करोगे, तो अब यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि इसके लिए आफ्टर द स्विच इज क्लोज, मैं अलग ही डायग्राम बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो एक मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो स्विच को क्लोज करो। इक्वेशन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाना, ए बी और सी, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो बाईपास हो रहा था इससे इस स्विच को भी क्लोज कर दिया, ये स्विच भी बंद हो गया, SW2 भी बंद हो गया और SW1 भी बंद हो गया। मतलब SW1 मतलब इसको मैंने अर्थ भी कर दिया, दोनों काम साइमल्टेनियसली किया है। और ये चीज मैं फिर बता दूं, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोलना, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। इसका मीनिंग क्या है, इतना तो आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10th में पढ़ा होगा कि अगर इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल का कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। क्या बात है, कुछ लोग फॉर्म में आ गए, तुरंत आंसर भी चिपका दिए, Q/2 -5 Q/6 Q/2, बहुत बढ़िया। देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर SW जो आपने वायर कनेक्ट किया है, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर का सिग्निफिकेंस है। इसका ये मतलब है कि जब आप ए से सी को जाओगे, इस वायर से, इस वायर के थ्रू ए से सी जाओगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि चार्जेस हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कंडक्शन वाले लेक्चर में पहले ही दिन, कि कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब एक्चुअल दो डिफरेंट पोटेंशियल की चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के बाद, है ना, उनमें सेम पोटेंशियल जब तक नहीं आता तब तक उनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। हालांकि उस लेक्चर में एक हल्का से मुझसे मिस्टेक भी हो गया था, Q1/Q2 इज इक्वल टू, मैंने शायद R2/R1 लिख के कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है, वो R1/R2 होगा। ये कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा था, तो आई थिंक वो क्लियर ही होगा, वो बाय मिस्टेक वो R2/R1 कर दिया था। तो यही चीज यहां पे भी होगा। अब फाइनली जो चीजें हो रही है तो आपको यहां नहीं पता। अब देखिए यहां कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। तो चार्ज कंजर्वेशन आप इंडिविजुअली नहीं लगा सकते, इंडिविजुअली नहीं लगा सकते। तो यहां अननोन मानिए, मान लीजिए यहां QA है, फाइनल चार्ज QB है और QC है, सब प्लस मानते हैं हमेशा, है ना। अननोन चार्ज हमेशा प्लस मानते हैं, अपने आप वो साइन के साथ आएगा। तो आपने कुछ अननोन चार्जेस मान लिए। अब इक्वेशन बनाना सीखिए। सिंस A एंड C आर कनेक्टेड, तो आप क्या बोलोगे, फॉर A एंड C सेल, फॉर A एंड C सेल क्या बोलोगे बताओ। दो इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यार, कि एक तो चार्ज कंजर्वेशन कंबाइंड लगाओगे, चार्ज कंजर्वेशन किसके लिए, एक सिस्टम के लिए, A+B सिस्टम, सॉरी A+C सिस्टम, सेल A और सेल C को कलेक्टिवली, सेल A प्लस सेल C, इसको कंबाइंड करके चार्ज कंजर्वेशन आपको लगाना होगा सेल A और सेल C को कंबाइंड करके, क्योंकि आपने A और C को जोड़ा है तो इनके चार्जेस आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ सेल A प्लस C, तो फाइनल चार्ज कितना था, QA प्लस QC, ठीक है। आपके पास तीन अननोन है ना, आपको तीन इक्वेशन बनाने होंगे। और ये फाइनल यहां पे क्या होगा, देखो 2Q और यहां पे है -Q, तो 2Q माइनस Q, तो आप क्या लिखोगे, QA प्लस QC इज इक्वल टू Q। एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन फॉर सेल A एंड C। अब दूसरा क्या लिख सकते हो कि VA इज इक्वल टू VC आफ्टर, है ना, कंडक्शन प्रोसेस,
कंडक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद क्या हो गया होगा, ये तीनों, ये दोनों क्या हुए होंगे, VA और VC क्या हुए होंगे, बराबर हो गए होंगे। मानते हैं कि नहीं, VA और VC बराबर हो गए होंगे। तो चलिए सभी बच्चों को VA लिखना आता है इस केस में, बताइए VA क्या लिखेंगे आप। ये अपने पास A है, ये 2A है, और ये अपने पास 3A है। बताइए VA क्या लिखेंगे। सेल A के वजह से अपना पोटेंशियल कितना होगा, KQA अपॉन A। फिर सेल B के लिए इनसाइड का पॉइंट है, कई बार बता चुका हूं, तो KQB अपॉन में 2A। ठीक है, और इसके लिए भी क्या लिखा जाएगा, KQC अपॉन 2C। ये हो गया सेल A का नेट पोटेंशियल। दिस शुड बी इक्वल टू VC, और VC के लिए क्या बताया, ये बाहर के लिए, इसके लिए C बाहर है, इसके लिए B के लिए भी C बाहर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, QA प्लस QB प्लस QC अपॉन क्या 2A है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3A, और यहां पे हो जाएगा 3A। तो फाइनली आपके पास क्या मिलता है, QA प्लस QB बाई 2, एक इक्वेशन ये मिलती है, प्लस QC बाई 3 दैट इज इक्वल टू QA प्लस QB प्लस QC अपॉन 3, एक इक्वेशन ये मिलता है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल इक्वल कर दोगे और चार्ज कंजर्वेशन कर दिया। ठीक है, किसका, अब यहां पर चार्ज कंजर्वेशन कैसा होगा, नॉट एक बॉडी का नहीं होगा, इंडिविजुअल का, जो कनेक्टेड है उनका पूरे का इनिशियल चार्ज इक्वल टू पूरे का फाइनल चार्ज। अब एक लास्ट इक्वेशन, आपने बी को अर्थ किया तो VB 0 होना चाहिए। ठीक है, VB क्या होना चाहिए, 0। तो VB को 0 करो, VB का पोटेंशियल लिखना सभी को आता है, A की वजह से इस पे पोटेंशियल होगा कि ये चार्ज जो माना है KQA आफ्टर अर्थिंग, KQA बाई 2A, और इसका हो जाएगा KQB अपना KQB बाई 2A, और C की वजह से क्या होगा यार, प्लस KQC अपॉन 3A। ठीक है, क्योंकि सेल C के लिए ये इनसाइड का पॉइंट है, तो सेल C के जो सरफेस पे होगा वही सेल B के सरफेस पे होगा। ठीक है, सेल B के जो इनसाइड, सेल B पे जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो सेल C के सरफेस पे। अब यार थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये मुझसे ना कराओ, इसकी इक्वेशन सॉल्व कर लो, QA बाई 2 प्लस QB बाई 2 प्लस QC बाई 3 इक्वल टू 0। आपके पास 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। ठीक है, ये रहा पहला इक्वेशन, ये रहा दूसरा इक्वेशन, और ये रहा तीसरा। आई थिंक बहुत आसानी से सॉल्व होगा। QA प्लस QC Q है, तो आप यहां पर QA प्लस QC को Q लिख सकते हो, यहां पे भी QA और जैसा आप करना चाहें। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए और मुझे सही आंसर बता दीजिए। Q बाई 4 माइनस 3Q बाई 4, 3Q बाई 4, QA आ रहा है -7Q, QB आ रहा है -14, सब बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं। ईच सेल V इक्वल टू 0 सेपरेटली, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं भाई ऋषि, आप ईच सेल का पोटेंशियल 0 कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली ब्लंडर कर रहे हैं। आपको केवल इस सेल का अर्थ है तो केवल VB 0 माना जाएगा। आपको और क्या पता कि सेल A और सेल C 0 होंगे, कैसे पता आपको, वो कॉमन पोटेंशियल पे होंगे। ईच सेल 0 करेंगे गलत हो जाएगा, वो ब्लंडर किया आपने, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। आप कभी भी A और C को 0 कैसे बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में मैंने देखिए क्या लिखा है, सेल A का पोटेंशियल जो है सेल C के पोटेंशियल के बराबर होगा, कंडक्शन लगाया है। ठीक है, आफ्टर कंडक्शन प्रोसेस जब दो पोटेंशियल अलग अलग होंगे, अलग पोटेंशियल के, उनको आप कनेक्ट करोगे तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो फाइनली कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों सेम पोटेंशियल के ना हो जाएं। ठीक है, तो मैंने यहां VA ये लिखा है, ये देखिए, तो VA का पोटेंशियल ये पूरा VA है और ये अपना VC है, तो बस इसी को इक्वेट किया है। कोई बताएगा भाई,
दोनों अर्थ नहीं है यार। अरे यार कौन है भाई ये। सेल ए बी केवल अर्थ है, सिंबल नहीं समझते, केवल बी में अर्थिंग है। ओनली सेल बी इज अर्थ। अरे यार ऐसे पढ़ोगे यार, ओनली सेल बी इज अर्थ। बादाम खाओ यार बादाम, बुद्धि बहुत हल्की हो रखी है। ओनली सेल बी इज अर्थ, यहां दिख रहा है सिंबल, सेल बी का हमारा जो है केवल जो है अर्थ है, और सेल ए और सी अर्थ नहीं है, वो आपस में एक वायर से जिसका रेजिस्टेंस नहीं है उससे कनेक्टेड है। समझ गए ऋषि बाबू? दोनों अर्थ नहीं है, दोनों वायर से कनेक्टेड है, तो सेम पोटेंशियल के बोले जाएंगे, जीरो नहीं बोले जाएंगे। सेम पोटेंशियल का मतलब जीरो नहीं होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ये आप बोल सकते हैं। VA और VC का पोटेंशियल फाइनली सेम होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि उनका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब तो सॉल्व कर दो यार, किसी का आंसर कुछ आया कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका काम है, मैं नहीं करने जा रहा हूं ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो QA प्लस QC को आपको सॉल्व करना है। आप कैसे करना चाह रहे हैं आपके ऊपर है। आप एक मेहनत ये कर सकते हैं कि आप QC को QA के फॉर्म में लिख लीजिए। यहां पे QC को हर जगह इन दोनों में QC को QA और QB के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर QA और QB में लीनियर इक्वेशन आएगी, उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई बताना चाहेगा, कॉन्फिडेंट है अपनी वैल्यू पे, तो बता भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और यहां से QA QB और QC निकाल लीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस 3 लीनियर इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अर्थ। करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अर्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे क्या हुआ है कि एक चार्ज है, वो v वेलोसिटी से इस कंडक्टर की तरफ आ रहा है। मैं आया आया आया, तो ये Q जो है ये गाना गाते हुए आ रहा है कि मैं आया, मैं आया आया आया, तो ये बोलता है तू आजा। तो यहां पे जब ये आता है तो इसको कुछ कुछ होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये गाना गाते हुए आ रहा है, मैं आया आया आया, तो ये बोलता है तू आजा। अब ये जो तू आजा करता है तो इसको कुछ कुछ होता है। इसको जो कुछ भी होता है वो कौन मेजर करता है? एमीटर मेजर करता है भाई। इतना तो तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये कुछ कुछ जो इसको हो रहा है वो ये मेजर कर रहा है एमीटर। ठीक है, भाई लोग कुछ और दुनिया में सोचने लगे कि हमें भी कुछ कुछ तो होता है सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कंडक्टर को कुछ कुछ क्या होगा वो मेजर करेगा एमीटर, और एमीटर हमेशा जो मेजर करेगा वो क्या मेजर करेगा यार? करंट। एमीटर हमेशा क्या मेजर करेगा? करंट। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, तो ये करंट मेजर करेगा और ये अपना कंडक्टर है। ठीक, तो आप मुझे बताओगे कि इसके पास जो चार्ज है, इसके पास जो चार्ज है वो कुछ QE लिख दिया गया है। इसको मैं हटा ही रहा हूं, आप कंफ्यूज हो गए तो आप यहां पे इसको अभी ये कुछ भी आप यहां पे मान सकते हैं कि अभी ये न्यूट्रल है, ये आ रहा है, तो ये आ रहा है और ये अर्थ कर दिया गया है। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये पास आएगा वैसे वैसे इसमें जो एक तो तुम्हें पता है कि इसमें एक इंड्यूस चार्ज डेवलप होता जाएगा, बट ये सभी बच्चों को पता है कि इस इंड्यूस चार्ज का इसके सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल इसके सेंटर पे जीरो होगा। ठीक है, लेकिन जब इसे अर्थ की हो तो हमें यह पता है कि एनी हाउ इस पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा हमेशा। मानते हो कि नहीं? नेट पोटेंशियल इस पे जीरो होगा। तो पहले चलिए इसका पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो मान लेते हैं कि इस पे कुछ चार्ज अननोन अपने पास कुछ कैपिटल क्यू है, कुछ चार्ज इसके पास कितना है? कैपिटल क्यू। ठीक है, मैंने माना, इंडिपेंडेंटली माना कि इसके पास चार्ज, पहले चार्ज कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनिशियली लिख देता हूं नो चार्ज ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर पे कोई भी चार्ज नहीं था।
ठीक है, स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो दिखाया जा रहा है या टी इक्वल टू टी का कहानी है, ये किसी टाइम टी इक्वल टू टी पे दिखाया जा रहा है कि ये चार्ज जो इसकी तरफ आ रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, और ये दिखाया जा रहा है कि x डिस्टेंस पे है, x दूरी पर है, ठीक है। और ये आपने इसको अर्थ कर दिया हुआ है, स्विच को क्लोज किया, यहाँ पे कोई स्विच लगा दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे स्विच था, ठीक है। तो ये अपना स्विच है और ये स्विच अब बंद है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे खुला था और ये इधर मूव करने लगा। जब ये मूव करने लगा तो आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया और ये कंटिन्यूसली इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इनफैक्ट ये इंस्टेंटेनियस है, तो मैं इसको ये भी बोलना ठीक नहीं है कांस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस है इस इंस्टेंट पे। तो आप मुझे बताओ सीधे सीधे कि इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल अर्थ है तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर हमेशा 0 होगा। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर अगर ये अर्थ है तो वो 0 होगा। लिखो पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स, और इस पे चार्ज आपने कुछ अननोन माना है, कितना, के क्यू अपॉन इसका पोटेंशियल रेडियस आर लीजिए, आर इक्वल टू 0। मानते हो कि नहीं, यहां तक सभी क्लियर है। अब आप ये बताइए कि किसी बच्चे को ये तो कंफ्यूजन नहीं कि सर आपने इंड्यूस का पोटेंशियल नहीं लिखा, कल भी सिखाया था कि यहां माइनस जो भी होगा इंड्यूस और यहां जो प्लस इंड्यूस होगा, ठीक है, तो इनका सेंटर पे पोटेंशियल का इफेक्ट क्या रहेगा, 0। हम सेंटर पे लिख रहे हैं तो जो सेंटर पे होगा वही सेंटर टू सरफेस होगा, मानते हो। तो इसका जो है इंड्यूस का इसीलिए नहीं लिखा गया है, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंड्यूस का पोटेंशियल जो है का कंट्रीब्यूशन जो है क्या रहेगा, नेट पोटेंशियल पे 0, और जो भी नेट पोटेंशियल इसका होगा वो 0 होगा क्योंकि इसको हमने अर्थ कर रखा है। तो सरफेस का पोटेंशियल 0, जो मैंने कल भी बताया था कि जब किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो एक ही चीज हमेशा सत्य होती है कि उसका पोटेंशियल जो है हमेशा 0 होगा। उस पर चार्ज 0 होगा कि नहीं वो हम नहीं बोल सकते, आपको कई सारे केसेस भी कराया था। तो यहां पे मैंने कुछ इंस्टेंटेनियस चार्ज मान लिया। अब यहां से जरा मुझे बताओ कि के क्यू बाई आर इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो के से के कट गया, तो जो क्यू है वो हर मोमेंट पे नए नए चार्ज इसको दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाई एक्स, ऐसा आ रहा है, क्यू आर बाई एक्स दिख रहा है सभी को। तो अगर आपको ये क्या दिखा कि एक्स हमेशा बदल रहा है, ये वेरिएबल है, ये पास आएगा, तो एक्स इज चेंजिंग विद टाइम, तो योर क्यू विल ऑल्सो चेंज विद टाइम। इसका मतलब समझिएगा कि ये जो पोटेंशियल है ये हर मोमेंट पे पोटेंशियल को 0 होना है, तो 0 करने के लिए हर मोमेंट पे अर्थ जो है इस पे क्या भेजेगी, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भेजेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भेजेगी, इसका मतलब हर मोमेंट पे चार्ज का फ्लो हो रहा होगा, या तो कंडक्टर से अर्थ पे हो रहा होगा या अर्थ से कंडक्टर पे, ठीक है। तो अब आप यहां पे टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट मारेंगे तो आपको एक बहुत मजेदार चीज मिलेगी, ये मिलेगा डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू आर, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर, और इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी आपको क्या मिल रहा है यार, वो मिल रहा है क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ यार कि इस डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखोगे, इस पे जो चार्ज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कंडक्टर ने क्या किया होगा, कंडक्टर से आप बोल सकते हैं कि ऐसे चार्ज पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, या उल्टा इतना ही नेगेटिव चार्ज इसको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट है वही करंट है, तो करंट अपना जो है एमीटर रीड करेगा, ठीक है। क्यू कहीं से आया नहीं, क्यू अर्थ ने दिया है, हर टाइम पे क्यू अलग अलग होगा। देखिए यार, अगर आप लोग जो है ना इस मतलब मैं क्वेश्चंस लेवल का बहुत कराना चाहता हूं, बट कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स इतना घटिया होता है, ठीक है, तो मुझे बिल्कुल हिम्मत मेरी टूट जाती है कि उनको मैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस कराऊं।
वो इतनी बकवास बकवास चीज पूछते हैं, बिल्कुल सोचना। या देखो भाई, अगर आप आईआईटी एडवांस का सपना देख रहे हो तो बुद्धि जो है अपनी थोड़ी चलानी पड़ेगी, ठीक है। टीचर आपको कितना चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बताएगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब मुझे अजीब लगता है कि अब ये क्यू कहां से आ गया। अरे भाई, क्यू कहां से आ गया? मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये दिख नहीं रहा है तुम्हें कि क्यू किसका फंक्शन है? एक्स का। क्यू एक्स का फंक्शन है, एक ही चीज जीरो होना है, पोटेंशियल। भाई दिमाग चलाओ, नहीं तो फिर छोड़ दो ये लेवल, ठीक है। आप बस जेई मेंस करके खुश रहो। तो वी कंडक्टर यहां पर जीरो होगा, ठीक है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर लो, आप खुश रहो उसी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कंडक्टर अपना जो है जीरो होगा। तो वी कंडक्टर को जीरो करने के लिए कितना दिमाग टीचर चलाएगा, कितना समझाएगा? आप बताइए, खुद बताइए। टीचर जो है अपना एक लेवल जो है चाहता है कि भाई उसको बेस्ट से बेस्ट और लेवल, मैं और बहुत बड़े लेवल की चीजें करा सकता हूं, लेकिन जो रिस्पॉन्स दिखता है कमेंट से वो बहुत ही निराशाजनक है भाई। अभी आपको ये सब समझाया जा रहा है कि वी कंडक्टर जीरो होगा, अर्थ है, तो सब समझा दिया मैंने अभी। जब ये अर्थ है तो ये जीरो होगा, तो इसको जीरो करने के लिए यहां पे चार्ज आना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि एक बाहर का जो चार्ज है उसकी वजह से यहां पोटेंशियल आ रहा है। तो इस पोटेंशियल को नलीफाई कौन करेगा? यहां का चार्ज। और यहां का जो चार्ज है वो इसको नलीफाई करेगा। और आप देख रहे हैं कि ये चार्ज नेगेटिव आ रहा है। कितना सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं तो आप फिर क्यों सोच रहे हैं आईटी एडवांस के लिए? भाई यहां पर क्यू देखिए नेगेटिव आ रहा है, ये क्यू नेगेटिव आ रहा है। तो जब क्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यहां से ये लिखा हुआ है कि अर्थ ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। मैंने इंडिपेंडेंट ले लिया। मैंने कहा है कि मैं जब भी कोई चीज अननोन लूंगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, अपने आप साइन के साथ आएगा। सब कुछ बता चुका हूं। तो यहां पर आपके पास पता चला कि भाई यहां पे हमेशा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल इसके पॉजिटिव चार्ज वाले पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करेगा। बट ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो हर समय ये जो बाहर का चार्ज है इस सेंटर पे नया नया पोटेंशियल आएगा, ठीक है, नया नया पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और हर समय ये सेंटर पे नया नया पोटेंशियल जब क्रिएट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ को नए नए इलेक्ट्रॉन्स भेजने होंगे। कितनी इजी बात है, ये सब बताया गया है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन, नए नए इलेक्ट्रॉन भेजने होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे करंट आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये dq बाई dt आ गया और ये आ गया क्यू आर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास क्यू आर बाई एक्स, और यही अपने पास क्या होगा बोलो? करंट। तो वो कितना होगा? क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये भी आप देख रहे हैं टाइम का, डिस्टेंस का फंक्शन होगा। ऑब्वियसली होगा, जैसे जैसे आपका ये चेंज होगा ये चीजें आपकी चेंज होती जाएगी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब क्लियर हुआ भाई जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी? अरे गुस्सा गुस्सा और घर की बात है यार। गुस्सा होना तो मेरा काम है। गुस्सा मैं इसलिए होता हूं कि आपका ध्यान जाए, कि आप इन चीजों को और अच्छे से समझिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सब लोग आईआईटीएन बने, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आप आईआईटीएन ना बनो, इसीलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं। तो जो गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, आपको एक्चुअल देखिए, दो टाइप के टीचर होते हैं। एक टीचर आपको बस बेटा बेटा बोल के आपको जो है गोली देता है, खुश रखता है, तो वो रियल टीचर नहीं होता। मानते हो कि नहीं? अगर एक मिलिट्री, आप एनडीए की अगर तैयारी कर रहे हो, एनडीए में जाएंगे आप, तो कोई जो ट्रेनर होता है ना वो बहुत बहुत टफ होता है। जब आपको कोई ट्रेनर जो है अगर टफ ना हो, आपको ट्रेनिंग जब वो दे रहा है और आपके साथ वो आपको खुश रखने के लिए ट्रेनिंग दे, तो वो खतरनाक है, युद्ध में शहीद हो जाओगे। बट वो ट्रेनर जो जानता है कि इनको टफ बनाओ, ठीक है, इनको चिल्लाओ, मारो, पीटो, लेकिन इनको टफ बनाओ कि जब युद्ध हो तो ये जो है हमें अभी भले ये गाली दे रहे हो, लेकिन क्या रे सर तो बहुत खड़ूस है, लेकिन जिस दिन वार टाइम होगा और आपने ये स्किल सीखी होंगी, तो फिर जब वार जब जीत के लौटोगे तो आप बोलोगे कि भाई उसी ने जो है, उसी की ट्रेनिंग की वजह से आज बच गए, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास आई जो आ जाएगा क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप लोग शायद समझ गए कि इसमें करंट जो है इसका फंक्शन होगा। तो आपसे किसी डिस्टेंस पे करंट पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? डिफरेंशिएट बोथ साइड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज सही है। इनकी बातों में मैं ध्यान में आया, एक चीज यहां मिस हुई है, चेन रूल लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो डी क्यू बाई डी टी जो है, यहां पर हमें
दो एक स्टेप और लिखना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर हमें क्या करना होगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, तभी तो ये v की जरूरत पड़ेगी, माइनस क्यू आर ये आएगा, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में चाहिए था ना यार, तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस क्यू आर, बहुत जगह पे ध्यान रहता है कमेंट और इधर उधर पे भी, तो माइनस क्यू आर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और dx बाई डी टी, देखो dx बाई डी टी आपको v दिया हुआ है, v को ही तो बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी होगी चार्ज की, ये v आ जाएगा। तो आई थिंक अब सभी को क्लियर हो गया होगा कि करंट जो फाइनली आएगा, करंट जो आएगा वो आ जाएगा क्यू आर वी अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू आर वी, अब देख लो अब सही है, क्यू आर वी अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया आपने इसको चीज को पकड़ लिया, नहीं तो बेकारी हो जाता है इतना अच्छा क्वेश्चन। तो v हो जाएगा, करंट हो जाएगा, बस यहाँ चेन रूल लगाया गया टाइम के साथ, दोनों के लिए दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो dx बाई डी टी वी हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आएगा करंट का, क्यू वी आर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये कर दीजिए, कंसीडर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, इनिशियल चार्ज ऑन दिस सेल्स आर Q1 एंड Q2 और इनर सेल इज अर्थ। आई थिंक ये सभी लोगों ने कर लिया होगा, अब तो कर लोगे ना ये, आई थिंक ये कर लोगे सब लोग, ये कर लोगे अब। अब एक भाई साहब पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर किधर से आया, यही तो समस्या है यार। आप dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन नहीं जानते मेरे भाई, आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, x की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1, बताओ आप क्या पूछ रहे हो यार। ये आया, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाई वन स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, और ये डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे v हो गया, और ये चीज यहाँ लिख दिया गया है। तो ये सब चीजों को यार थोड़ा देखो भाई, ठीक है, ये लिख दिया गया है। कब तक आदमी ऐसे करेगा, आगे बहुत कुछ पढ़ाना है, तो ये होमवर्क है आपका, वो करिएगा, बहुत क्वेश्चन करा दिया मैंने। लास्ट एक कॉन्सेप्ट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स, पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स, और इसके बारे में लिखा गया है वेरी लार्ज। तो अब एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कई सारे बहुत सारे हमारे पास प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, उनमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, लेकिन उनमें कंडीशन क्या है वो आप देख रहे हैं, कंडीशन है कि वो वेरी लार्ज हैं। वेरी लार्ज का मतलब आप लोग जानते हैं, गॉस लॉ में पढ़ाया था, वेरी लार्ज का मतलब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स, पैरेलल कंडक्टिंग लिख लेना सही है, पैरेलल कंडक्टिंग है, पैरेलल कंडक्टिंग आइडेंटिकल प्लेट्स है, ठीक है। अब इसको मैं आपको डिफरेंट केसेस से समझाता हूं, पहले तो मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करता हूं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट की। एक हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, तो मान लीजिए आपके पास एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, कुछ ऐसा, ये सिंगल आइसोलेटेड, ये इसका कौन सा व्यू दिखाया जा रहा है आपको, फ्रंट व्यू, ठीक है। आपकी जो कॉपी है, जो आपकी कॉपी है उसका जो साइड थिकनेस है वहां से आप देखोगे तो वो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसका साइड व्यू है, अगर आप एक्चुअल इसका व्यू देखना चाहेंगे तो ये चीज ऐसे बनी हुई है,
ये ऐसे बनी हुई है, समझ गए होगे। ये प्लेट है अपना, ये कंडक्टिंग प्लेट है, दिख रहा है सभी को। और आप इसका कौन सा व्यू देख रहे हो भाई, इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। सामने से देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, सबको दिख गया। चलिए अब आप यहां पे क्या कर रहे हो, ये न्यूट्रल पे आपने एक क्यू चार्ज डाल दिया, एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्यू चार्ज डाल दिया। अब जैसे ही आपने क्यू चार्ज डाल दिया, इस चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कंडक्टिंग है तो सभी को पता है कि इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा, रहेगा तो सरफेस पे। तो जो आपकी कॉपी है उस पर अगर आप चार्ज डाल दोगे, वो कंडक्टिंग प्लेट है, और वो आपका जो है उस पर अगर आप चार्ज डाल दोगे तो वो कहां पे रिसाइड करेगा यार, सरफेस पे रिसाइड करेगा। अब सरफेस पे कितना रिसाइड करेगा वो हमें नहीं पता, तो हम कुछ मान लेंगे कि इस सरफेस पे मान लेते हैं कि कुछ Q1 रिसाइड किया और इस सरफेस पे कुछ Q2 रिसाइड किया, हमने अननोन माना। उस चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड। तो फर्स्ट सरफेस पे मान लीजिए यही चीज यहां पे आई Q, तो इसका कुछ पार्ट यहां पे चला गया Q1 और इसका कुछ पार्ट चला गया यहां पे Q2, समझ गए। तो अब आप सभी को पता है कि यार ये जो Q1 है ये इस एरिया पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और Q2 इसके पीछे वाले एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि ये दो शीट की तरह काम करेंगे, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि Q1 और Q2 कितना होगा, तो पहले तो चार्ज कंजर्वेशन है, आइसोलेटेड है, चार्ज आपने दिया वो दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन रहेगा तो वही। तो पहले तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि सिंस दिस इज ए कंडक्टर, तो मैं यहां पे कोई भी एक P पॉइंट लेता हूं इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर अगर मैं P पॉइंट लूंगा, तो मैंने आपको सीट की फील्ड लिखना सिखाया है। सभी बच्चों को याद होगा कि सीट का जो गॉस लॉ से हमने डिराइव किया था फील्ड, वो था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के लिए था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता था चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां पर ये सीट है, इस सीट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और ये सीट पे इधर होगी, मानते हो। तो इस सीट पे कितना होगा यार, E ड्यू टू फर्स्ट, क्या लिखेंगे, सिग्मा। सिग्मा को आप क्या लिखेंगे, यहां पर सिग्मा क्या लिखा जाएगा, एरिया अगर A है और चार्ज इस पे Q1 है तो लिखा जाएगा Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, जिसमें कि Q1 अपॉन A क्या है, यहां पर सिग्मा है। इसी तरह यहां का सिग्मा क्या होगा, Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये अपना क्या लिखा जाएगा यार, ये E2, E ड्यू टू सेकेंड, समझ गए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और ये सभी बच्चों को पता है कि सिंस P इज ए इनसाइड पॉइंट, P इनसाइड पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर, P अपना क्या है, P अपना है इनसाइड पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। तो सभी को पता है कि उस पर नेट फील्ड हमेशा क्या होगी यार, 0। तो EP नेट वो हमेशा क्या होगा यार, वो 0 होगा। EP नेट हमेशा क्या होगा, 0। तो EP नेट को 0 करो, मतलब Q1 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज इक्वल टू 0। तो Q1 इक्वल टू Q2, ये सेकेंड इक्वेशन है। रटने का कुछ भी नहीं, हर चीज यहां पर। मुझे दुख इसी बात का है कि मुझे नहीं पता इस बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हो और मुझसे कितना बेनिफिटेड हो रहे हैं। हालांकि मैंने मार्क्स देखा था आपका, तो उसमें कुछ बच्चों ने वाकई बहुत अच्छा किया है, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूं तो बच्चों को, कुछ बच्चे हैं जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई चीज मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखाता हूं। मोस्टली लोग इस सब चीजों को रटा देते हैं कि इसको जो है आप ये रहेगा तो ऐसे कर लेना, और जेई मेंस का PYQ करा देते हैं, हो गया, कहानी खत्म। आपको हर चीज यहाँ तसल्ली से रीजनिंग के साथ बताई जाती है, जिससे कि आप जो है कम से कम कभी भूलो नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप IIT एडवांस की तरफ सोचने की कोशिश करो। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग इसका मतलब लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 Q है और Q1 इक्वल टू, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये प्रूव कर पाओगे कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q बाई 2 है भाई। तो आपने क्या सीखा, कि अगर मैं किसी न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये कोई न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट को अगर मैं चार्ज देता हूं तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, अपने
फेसेस पे जो है रिसाइड करेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं, इधर और इधर Q/2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आइसोलेटेड का, ठीक है। चलिए अब इसी सिचुएशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो इस सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें नया सीन ऐड करते हैं। नया सीन ये है कि मैंने क्या किया कि एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है यहां पर, ठीक है, देखिएगा। और एक दूसरा आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है, बहुत दूर रखे हुए हैं, ये बहुत दूर रखे हुए हैं दोनों, ठीक है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है। और मान लो ये कहीं यहां पर है, दोनों अभी आइसोलेटेड है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये दोनों आइसोलेटेड है। ये अपना कंडक्टिंग प्लेट ए है, ये कंडक्टिंग प्लेट बी है, आइडेंटिकल है, ठीक है। इसको आपने चार्ज दिया कुछ, मान लीजिए कितना, कुछ भी चार्ज ले लेते हैं, मान लीजिए आपने इसको Q1 चार्ज दिया और इसको आपने क्या किया, Q2 चार्ज दिया। कब, व्हेन दे आर आइसोलेटेड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पास में नहीं है, व्हेन दे आर आइसोलेटेड, व्हेन दे आर आइसोलेटेड, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों जो है कैसे हैं, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब ये बहुत दूर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक की फील्ड दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, नहीं तो उनमें इंड्यूस इफेक्ट होगा, ठीक है, उसमें यहां पे क्या होगा, इंड्यूस इफेक्ट होगा। तो यहां Q1 और यहां Q2। तो आपको ये पता है कि अब इनको जो आइसोलेटेड है, इनको आपने दे दिया चार्ज, अब इनको क्या करोगे, पास लेके आओगे। तो अगर अब जब आपने इसको चार्ज दिया तो अभी रूल क्या पढ़ा, इसके पास क्या आ जाएगा यार, Q1/2, और यहां पे आ जाएगा Q1/2, और फिर यहां पे आ जाएगा अपने पास प्लस Q2/2, आधा आधा दोनों के सरफेस पे बढ़ जाएंगे। ये अभी आपने प्रूव किया। अब जब आप इसको क्लोज ले आओगे, व्हेन केप्ट क्लोज टू ईच अदर, जब ये दोनों को अगर आप पास ले आओगे, अभी ये आइसोलेटेड है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन दे आर आइसोलेटेड मतलब इनका इफेक्ट आपस में नहीं लग रहा है। तो आप बोलोगे सर किस इफेक्ट की बात कर रहे हो, तो इंड्यूस इफेक्ट की। जैसे एक चार्ज था और एक स्फेयर आया था, तो इस चार्ज के वजह से आपको पोलराइजेशन भी बता चुका हूं, ये इस पे क्या लगाएगा, आधा इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो यहां पर एक दूसरे का इंड्यूस इफेक्ट कंसिडर नहीं किया जा रहा है, कब, जब ये बहुत दूर खड़े हैं। तो जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, आपस में इंड्यूस इफेक्ट भी लगाएंगे और चार्जेस जो है इंड्यूस के वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो जब इनको आप पास लेके आओगे तो क्या होगा कि इनमें इंड्यूस इफेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसकी फील्ड इसको पोलराइज करेगी और इसकी फील्ड इसको पोलराइज करेगी। बात शायद समझ रहे हैं सब लोग। तो ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट जब ये पास आएंगे तो ये जो चार्जेस हैं Q1/2, Q1/2, Q2/2 और Q2/2, इनमें एक इंड्यूस चार्ज भी आने लगेंगे। इसके वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। इसकी फील्ड इसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करेगी और इंड्यूस इफेक्ट आएगा जिससे कि चार्जेस बदलने लगेंगे। समझ गए। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, कुछ अननोन्स मान लेंगे। तो चलिए अननोन्स मान लेते हैं कि यहां पर अपने पास जो है चार्ज कुछ मान लीजिए क्या आ गया, नया चार्ज आ गया, ठीक है। तो नया चार्ज हम कुछ भी मान लेते हैं, यहां पे मैं Q1 मान लेता हूं, यहां पे कुछ Q2 मान लेता हूं, यहाँ Q3 मान लेता हूं और Q4, सब में सारे फेसेस में मैंने अलग अलग चार्ज मान लिए, बिल्कुल अलग मान लिया, ठीक है। क्यों हुआ, ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं, तो ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट, ये इंड्यूस इफेक्ट अब सब लोग समझ रहे हैं, इंड्यूस इफेक्ट ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, है ना, नेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on both the plate है ना, चेंजेस। तो चेंज होंगे, अब हमें नहीं पता किसमें कितना होगा, तो मैंने कुछ अननोन मान लिया। अननोन हमेशा में प्लस ही माना जाता है, तो प्लस मान लिया,
ठीक है। अब हमें 4 अननोन है तो हमें 4 इक्वेशन बनाने की जरूरत है। तो पहले ये आइसोलेटेड है, तो पहला जैसे ये ए है और ये बी है, तो चार प्लेट ए पे चार्ज कंजर्वेशन करा सकते हो एंड बी दोनों आइसोलेटेड हैं। ध्यान दीजिए, ना ही ये अर्थ है ना ही किसी से कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड होंगे तो साथ में चार्ज कंजर्वेशन होगा, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया। और अगर ये अर्थ होंगे तो कभी भी आप चार्ज कंजर्वेशन का सोचोगे भी नहीं, वो महापाप है। क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर अगर अर्थ है तो अर्थ से जो है कंडक्टर पे या कंडक्टर से अर्थ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, तो चार्ज कंजर्व कहाँ होगा। ठीक है, तो प्लेट ए एंड प्लेट बी पे हम चार्ज कंजर्वेशन यहां पे कर सकते हैं क्योंकि ये आइसोलेटेड है। तो जैसे ही हमने कंजर्वेशन किया हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, Q1 प्लस Q2। देखिए क्या, Q1 प्लस Q2 प्लेट ए में फाइनल चार्ज वो किसके बराबर होगा यार, वो यहां पर किस, अच्छा यहां पे मैंने Q1 Q2 लिया है क्या, तो इसको कैपिटल कर दें क्या, या Q1 डैश कर लें फिर Q2 डैश, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक काम करो, इसको कैपिटल कर लेते हैं, दोनों सेम ही हो जा रहे हैं ना, तो इसको कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है कैपिटल कर लेते हैं, इसको कैपिटल कर लेते हैं। तो इसको आपने जो है कैपिटल Q1 दिया और इसको कैपिटल Q2 दिया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि नेट चार्ज इस पे यहाँ पे Q1/2 और यहाँ पे भी Q1/2, यहाँ पे अपना Q2/2 और यहाँ पे Q2/2। ये कब है, ये कब है, व्हेन दे आर वेरी लार्ज, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस इसका क्या फायदा है, नो इंड्यूस इफेक्ट, नो इंड्यूस इफेक्ट। अभी हम इंड्यूस इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यही तो है। और जब पास लेके आए क्लोज टू ईच अदर तो इंड्यूस इफेक्ट लगा, और इंड्यूस इफेक्ट लगा तो क्या हो जाएगा, इनमें चार्जेस बदलने लगे। चलिए तो अब लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा Q1 कैपिटल Q1 पहले के लिए। दूसरे के लिए इक्वेशन Q3 प्लस Q4, इसका चार्ज कितना था Q2 प्लेट बी में, तो उसकी इक्वेशन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अभी तो सर 2 ही इक्वेशन हुए हैं जबकि आपने 4 अननोन मान लिए हैं चौड़े होके। तो अब हमने मान तो लिए हैं तो हम 2 इक्वेशन और लिखेंगे। 2 इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक यहां पर पॉइंट लेंगे P और यहाँ पे पॉइंट लेंगे Q। तो कुछ बच्चों को चमक गया होगा कि सर ये P और Q तो कंडक्टर के इनसाइड के पॉइंट है, तो इस पे नेट फील्ड हमेशा 0 होगा। तो यहाँ नेट फील्ड कौन दे रहा होगा, यहाँ 4 फेसेस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, दिख रहा है सभी को। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये सभी शीट की तरह काम करेंगे। प्लेट के कवर पेज पे, आपकी जो कॉपी का कवर पेज है वो एक सीट बनेगा। ठीक है, तो उन सभी सीट का फील्ड जो है यहां पर लिखा जाएगा P पे और यहां पे Q पे। ठीक है, अच्छा यहां पे Q नहीं लेंगे, ठीक कह रहे हो, क्योंकि Q तो चार्ज ले लिया है। अरे यार वेरिएबल की कमी पड़ रही है, तो यहां पे आप ए बी ले लो ना। अच्छा ए बी भी ले रखा है, ओके क्या बात है। चलिए P और R ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस P और R पॉइंट पे हम क्या लिखते हैं, नेट पोटेंशियल 0, नेट फील्ड 0। ठीक है, तो EA नेट, सॉरी EP नेट 0 करो, तो EP नेट 0 करो फटाफट, EP नेट 0 क्या होगा, EP नेट 0 एक फर्स्ट के वजह से ये शीट है पॉजिटिव है तो इसके लिए E1 ऐसा होगा अवे, इसके लिए E2 इधर होगा और E3 इधर होगा और E4 भी इधर होगा, सब पॉजिटिव माना है। तो E3 E4 का फील्ड P पॉइंट पे और E2 का फील्ड इस तरफ, इन तीनों के फील्ड को किसने कैंसिल आउट किया होगा यार, E1 ने। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4 इज इक्वल टू 0। मानते हो कि नहीं, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4। समझ गए होगे। E1 क्या लिखोगे, वही Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होगा Q अपॉन A, सभी का एरिया सेम है, सभी आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। तो E1 क्या लिखेंगे, इस पे चार्ज कितना है Q1, तो क्या लिखोगे Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A
दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। मानते हो? तो यहां से तुम्हें मिलेगा Q1, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस Q2, इधर लेके आ रहा हूं, दैट इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल जाएगा, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन होगा। इसी तरीके से आप यहां पे R पे नेट चार्ज जीरो, नेट फील्ड जीरो करोगे तो इन दो तीनों के वजह से अवे लगेगा। यहां पे लगेगा E फर्स्ट, इधर लगेगा E सेकेंड और इधर लगेगा E थर्ड, और E4 का इधर होगा तो ये जीरो होगा। तो इसको जब जीरो करोगे EQ नेट, तो क्या आ जाएगा अपने पास? EQ नेट को जीरो करोगे, यहां लिख दे रहा हूं EQ नेट, इसको जीरो करो। तो जब इसको जीरो करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ? दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, इज इक्वल टू Q4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहां से आपको क्या मिलता है? Q1 प्लस Q2, है ना, इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हो तो Q4 माइनस Q3, ये फोर्थ इक्वेशन होगा। देखिएगा, तो ये चार इक्वेशन आपके सामने हैं, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 को अगर मैं Q रख दूं, देखो ध्यान से, ठीक है, तो अब आपके पास ER होगा। अच्छा, EQ लिख दिया मैंने, ER कर दो, ER कर दो, ठीक है। अब ये चारों इक्वेशन के सॉल्व करके आप लोग मुझे बता दो कि Q1, Q2, Q3 और Q4 की क्या वैल्यू आ रही है। बहुत आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 को अगर आप यहां Q1 रखते हो तो आपको Q4 माइनस Q3 मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, वही कर लीजिए। और Q3 प्लस Q4 को यहां पे Q रखते हो तो आपके पास, जैसा आप करना चाहें, इन चारों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो चारों को थोड़ा सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, जिनकी पहली क्लास है भाई उनको वेट करना पड़ेगा नया चैप्टर शुरू होने के लिए। ठीक है, जल्दी करो। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? इन दोनों को ऐड कर दो ना, सुनो, इन दोनों को ऐड कर दो यार, इतना ना सोचो। थर्ड और फोर्थ को ऐड करो, थर्ड प्लस 4 को ऐड करो। तो देखो ऐड करोगे तो क्या आएगा? Q1 Q1 और इधर माइनस Q2 और माइनस Q2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे 2Q1 और यहां पे इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2Q4। तो आपको यहां से क्या प्रूव होता है ऐड करने पे? कि Q1 2Q1 इज इक्वल टू 2Q4। मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया यार? Q4। एक रिलेशन तुम्हें मिल गया। Q1 हमारा किसके बराबर है? Q4 के। तो Q1 हमारा Q4 के बराबर है। Q1 जो है किसके बराबर है? Q4 के। तो जब आपका Q1 Q4 के बराबर, एक बार ऐड कर दिया, अब आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? Q2, है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो Q2 2Q2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस 2Q3। दिख रहा है आप लोगों को? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड माइनस 4 कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे आएगा 2Q2, है ना, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस 2Q3। तो यहां से Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस Q3। तो आप तो कर लोगे, Q2 माइनस Q3 है, Q1 Q4 है। तो यहां पे अब आप वैल्यू पुट कर दो इसको और फिर यहां से निकाल लो। Q3 को लिख दो माइनस Q2 और Q1 को लिख दो Q4। तो यहां पे ये चीज जो है कैसे हो जाएगी? यहीं लिख दे रहा हूं, ये Q1 माइनस ये Q1 हो जाएगा और Q3 को क्या लिख दोगे? माइनस Q2। समझ गए?
Q1 को आपने ये लिखा और Q3 को ये लिख दिया इक्वल टू Q2। अब इन दोनों से आप Q1 Q2 सॉल्व कर लेंगे तो Q1 और Q2 कितना आ जाएगा यार, Q1 प्लस Q2/2। तो फाइनली आपको मिलता है रिजल्ट, पहले ये देख लीजिए सब लोग, रिजल्ट आ चुका है। तो Q1 आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, बहुत बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया। और Q4 भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। नाउ व्हाट अबाउट Q3? Q3 वही होगा जो Q2 होगा, Q2 का माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो सॉल्व कर ही लिया होगा सभी लोगों ने। तो फाइनली हमारे पास आंसर आने वाला है ये, Q1 जो आ रहा है इक्वल टू Q4 आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2। सॉल्व करके देख लीजिए, सब सॉल्व कर दिया है मैंने, ठीक। और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 अपने पास हो जाएगा, आप चार्ज कंजर्वेशन से भी देख सकते हैं ना, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू Q3। Q2 और Q3 बराबर होंगे, और वो हो जाएगा Q माइनस Q1 प्लस Q2/2, यही ना, Q1 माइनस, देख लीजिए यही तो था, Q2 हो जाएगा Q माइनस Q1, Q2 हो जाएगा Q माइनस Q1। तो Q2 मैं लिख रहा हूं, पहले Q2 निकालो, Q2 हो जाएगा Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, तो कितना आ जाएगा, Q माइनस Q1 प्लस Q2/2। तो कितना आ जाएगा Q2, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। तो आपको Q2 मिल गया, Q1 Q4 मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट Q3? अभी आपने प्रूव किया वो माइनस Q2 के बराबर है, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2/2। तो आपको ये Q3 भी मिल गया। तो आपने एक बहुत बड़ी बात सीखी, और ये बड़ी बात आपने ये सीखी कि अब फाइनली जब आप इनको पास में ला रहे हो, जब फाइनली आप इनको पास में लेके आ रहे हो, तो ड्यू टू इंड्यूस इफेक्ट इनके प्लेट्स के चार्जेस चेंज होने लगे, और जो चेंज हो जाएंगे, पहले कितने थे, इस पे पहले था इंडिविजुअली Q1, इस पे कितना था Q2। अब आपने क्या देखा, व्हेन दे आर क्लोज विथ ईच अदर, देन वी हैव हियर Q1 प्लस Q2/2, और यहां पर भी है Q1 प्लस Q2/2। अब मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, यहां से मैं एक ट्रिक निकालूंगा, ठीक है। तो यहां से Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, ध्यान दीजिएगा। और यहां से Q2 कितना आया यार, Q2 आया अपने पास Q1 माइनस Q2/2, ठीक, इस प्लेट पे, और इसका माइनस टाइम्स हो गया Q3, मतलब Q1 माइनस Q2/2। तो ये हमने प्रूव किया कि कभी भी अगर आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, बहुत बड़ी बात प्रूव करी कि आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, उनको हमने इंडिविजुअली चार्ज दिया, तो वो चार्ज आधा आधा अपने अपने कवर पेज पे, मतलब सरफेसेस पे आ जाएंगे, ठीक बात है। फिर जब उनको हम पास लाएंगे, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे को पोलराइज करेगी, इंड्यूस इफेक्ट आएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होगा, तो वो चार्जेस को बदलेगा, फेसेस के चार्जेस को बदलेगा, ये तो सबको क्लियर है। तो उसके वजह से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो हमारे पास जो नए चार्जेस हैं वो हमने प्रूव किया कि वो ये आए। तो आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से प्रूव हुआ ये। तो क्या मैं तीन तीन प्लेट्स ले आऊं, तो इस तरीके से मुझे क्या इक्वेशंस बनाते ही जाना चाहिए? नहीं, इस चीज को मैं आपको अब जनरलाइज करके बता देता हूं, ठीक है, जनरलाइज करके आपको बता देता हूं। तो जनरलाइज रिजल्ट क्या है, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर। क्या जनरल अप्रोच है? जनरल अप्रोच ये है कि आप क्या करो, पहला स्टेप ये लिख सकते हो कि एट द टोटल चार्ज, ठीक है,
ये एक ट्रिक की तरह बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसका प्रूव नहीं है, मैंने 2 के लिए प्रूव किया, आप 3 के लिए घर में प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से अननोन मान के। ठीक है, यहां मैंने 4 इक्वेशन बनाए थे, आप वहां 6 बना सकते हैं। तो एड द टोटल चार्ज एंड डिवाइड इट बाई 2। ठीक है, गिव द रिजल्ट। टू आउटर प्लेट, आउटर सरफेस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट, फर्स्ट और लास्ट प्लेट के आउटर सरफेस पे ये रिजल्ट दे दीजिए। अब आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं कि कई सारे प्लेट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ चार्जेस थे, जब वो आइसोलेटेड थे तो उनको जोड़ दो और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जो भी अपना रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट फेस के, फर्स्ट प्लेट के आउटर मोस्ट पे और लास्ट प्लेट के आउटर मोस्ट पे देने का है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करो, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स। ठीक है, तो बाकी चार्जेस, बाकी प्लेट्स भी तो होंगे बीच में, तो उन पे चार्ज कैसे हम जो है करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से। अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स एंड द चार्जेस, द फेसेस एंड इक्वल, अप्लाई चार्ज कंजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल प्लेट्स एंड आपको क्या ध्यान रखना है, एंड फेसेस and the sides of the plate which are face to face have equal and opposite charges, and the sides of the plates which are face to face, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, मैंने 2 के लिए नहीं, मैंने 3 के लिए भी किया है, 4 के लिए भी किया है, तो मैं आपको जो रिजल्ट है उसको रेडीमेड दे रहा हूं। तो प्लेट्स विच आर फेस टू फेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। समझ गए कैसे? अभी आपने 2 के लिए किया था, तो जो Q2 आया था वो माइनस टाइम्स ऑफ Q3 था, और Q2 का फेस और Q3 का फेस वो फेस टू फेस थे, तो उनपे चार्जेस हमेशा इक्वल और अपोजिट होंगे। वो अभी हमने प्रूफ भी किया था, आप 3 के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इस चीज को मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास प्लेट्स हैं, अब कितने भी ले लीजिए, डरिए मत, कितने भी ले लीजिए। चलिए मैंने 4 ले लिए। बट प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, ये ध्यान रखिएगा, प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, उनका एरिया सेम है। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, ये डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी, आपके ऊपर है। ये D1 अलग ले सकते हैं, ये D2 ले सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकता है, D3 ले सकते हैं। व्हेन दे आर आइसोलेटेड, जो मैं ऊपर लिख रहा हूं मतलब आइसोलेटेड है, तो इस पे चार्ज ले लेते हैं कुछ Q। ठीक है, इस पे चार्ज ले लेते हैं कुछ 2Q, इस पे ले लेते हैं मान लीजिए 5Q, ठीक है, पॉजिटिव ही लिया है सब, मैंने सब पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इस पे मान लेते हैं 4Q। ठीक है, ये मैंने चार्जेस लिए हैं A B C पे, ये A है, ये B है, ये C है और D है। ठीक है, तो इन पे चार्जेस है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये चार्जेस हैं व्हेन दे आर आइसोलेटेड, ये चार्जेस कब है, Q, 2Q, 5Q एंड 4Q चार्जेस ऑन प्लेट्स A, B, C एंड D व्हेन आइसोलेटेड, बहुत दूर रखे हैं। ठीक है, अब इनको पास लाके ऐसे रख दिया, तो हमें न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देखिए आपके लिए अब ये बाएं हाथ का खेल है। स्टेप 1 क्या बताया था, जितने भी चार्जेस हैं इनका सम करो, कर दो सम, कितने हैं 2 1 3 Q प्लस 2Q
प्लस 5Q प्लस 4Q डिवाइडेड बाई 2, कितना रिजल्ट आया? 5 4 9 9 2 11 और एक 12, मतलब आया 6Q। तो ये 6Q किसको मिलने जा रहा है भाई? 6Q आया ना, 5 4 9 2 11 1 12, यही है ना? ठीक है, तो 6Q किसको मिलने जा रहा है? फर्स्ट प्लेट के आउटर मोस्ट पे 6Q दोगे तुम, और लास्ट प्लेट के आउटर मोस्ट को भी 6Q दोगे। ठीक है, दे दिया। अब बाकी प्लेट्स के फेसेस पे कई सारे फेस हैं, ये और ये, तो इनके लिए क्या करना है? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इनके लिए? ये इंडिविजुअल आइसोलेटेड है, तो देखिए इस पे चार्ज कंजर्वेशन होल्ड होगा। इस पे इनिशियल चार्ज कितना था यार? Q। अभी आपने इसको 6Q दिया, तो फाइनली जो है कितना रहना चाहिए? बोलिए, फाइनली जो है इसके पास कितना रहना चाहिए? Q ही रहना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन है। 6Q यहां चला तो यहां कितना आएगा? यहां पे आएगा Q माइनस 6Q। ठीक है, तो ये चार्ज जो आएगा वो सेकेंड फर्स्ट प्लेट के इनर मोस्ट प्लेट पे कितना आ जाएगा? Q माइनस 6Q माइनस 5Q। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा यार? माइनस 5Q। तभी इनको जोड़ोगे तो फाइनली चार्ज Q ही रहना चाहिए। चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड प्लेट है तो उन पे चार्ज कंजर्वेशन हमेशा होल्ड्स ट्रू रहेगा। तो पहले भी कि Q था और बाद में भी क्या होना चाहिए? टोटल चार्ज दोनों साइड का Q ही रहना चाहिए। तो एक का तो आपने निकाल दिया, दूसरे का माइनस 5Q। फिर आपको रूल क्या सिखाया था कि अगर ये माइनस है तो इसके सामने वाला, इस फेस के सामने इस प्लेट का फेस है, तो यहां माइनस है तो इस पे इक्वल और ऑपोजिट होगा हमेशा। तो यहां आ जाएगा 5Q प्लस 5Q। समझ गए? अब यहां पे प्लस 5Q है और यहां पे टोटल कितना था? 2Q। तो यहां कितना आ जाएगा यार? यहां पे कितना आ जाएगा? 2Q माइनस 5Q। कितना हो जाएगा ये? 2Q माइनस 5Q माइनस 3Q। शायद समझ गए होंगे। अब इस माइनस 3Q है तो यहां पे कितना आ जाएगा? प्लस 3Q। इक्वल और अपोजिट, फेस टू फेस वाले पे चार्जेस इक्वल और अपोजिट। दो के लिए मैंने प्रूफ किया था, Q2 था तो वो कितने टाइम्स था? माइनस Q3। Q2 जो था वो कितना था? माइनस Q3। तो उसी तरह ये माइनस 3Q का इसके फेस के सामने वाले पे कितना आएगा? प्लस 3Q। अब इनमें इंडिविजुअली चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे, यहाँ पे टोटल 5Q था, ये 3Q है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? हमेशा इससे इसको माइनस करोगे, उल्टा मत कर देना। 5Q माइनस 3Q कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस 2Q। अब प्लस 2Q यहां पे है तो यहां कितना आएगा? माइनस 2Q। तो अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये 4Q आ रहा है, तो आपका करेक्शन मतलब सही करेक्ट किए हो। माइनस 2Q प्लस 4Q, चार्ज कंजर्वेशन इस पे भी होल्ड्स ट्रू है। तो शायद सब लोग समझ गए, ठीक है, कि इस तरीके से आप जो है कितने भी नंबर ऑफ प्लेट्स हैं आप चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया और आपसे जो पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस प्लेट ए का पोटेंशियल और इस प्लेट सी का पोटेंशियल बता दो, तो प्लेट ए और प्लेट सी का पोटेंशियल बता दो। तो मैं यहाँ पे एक को डी दे देता हूं, ठीक है, इसको चलो 2D दे देता हूं बस सॉल्व करने के लिए। तो अब यहां पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ VA माइनस VC, इन दोनों प्लेट का बीच का डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VC, ठीक है। तो VA माइनस VC आपको पता चल जाएगा कैसे? आप पहले क्या करोगे, आपको पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती, ये सबको पता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये देखो कि यहां पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा यार P, तो बाकी सभी की वजह से फील्ड कैंसिल हो रहा है। ये चीज समझ रहे हैं? किसी भी दो प्लेट के बीच में, किसी भी दो प्लेट के बीच में, अरे मैं किसी भी दो, इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता हूं, इनके बीच में पूछ सकता हूं, किसी भी दो प्लेट के बीच में पूछ सकता हूं, केवल VA माइनस VD क्यों होगा? तो यहां पर अगर मैं P पॉइंट पे फील्ड पूछूं तो कितने शीट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट हैं। तो क्या आप आठों की फील्ड करोगे? नहीं। आप यहां पे देखो तो केवल इस फेस और इस फेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस 6Q को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? ये 6Q। देख पा रहे हैं? जो भी अपने पास फील्ड होगा, इस 6Q को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इस 6Q को। इस P पॉइंट पर नेट फील्ड कितना होगा? इस 6Q के वजह से इधर और इस 6Q के वजह से इधर कैंसिल हो गए भाई। चलो अब ये माइनस 3Q का किधर होगा?
इसकी तरफ, और ये +3q का उल्टा, तो ये दोनों के फेस भी यहां पे फील्ड कैंसिल आउट कर रहे हैं। फिर 2q और -2q, तो 2q का फील्ड p के इस तरफ और -2q का इस तरफ। शायद सभी बच्चे समझ गए कि इसका मतलब सर ये हुआ कि जब भी हम किसी दो प्लेट के बीच में फील्ड लिखेंगे, कभी भी हम दो प्लेट के बीच में फील्ड लिखेंगे तो वहां के जो चार्जेस हैं उन्हीं के वजह से फील्ड लिखेंगे, बाकी प्लेट्स जो हैं उनके फील्ड, जो उनके चार्जेस के वजह से जो फील्ड उस पर आएगा वो कैंसिल आउट होगा। शायद समझ गए सब लोग। तो -5q का किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, E ड्यू टू -5q, और E ड्यू टू +5q वो भी इधर ही होगा। तो नेट कितना आ जाएगा, दो शीट का वो फील्ड कितना हो जाएगा, EP। EP भी आप लिख सकते हो। EP कितना लिखोगे यार, वो लिखोगे अपने पास कितना, KQ बाई, ये लिखते हो ना, ये प्लेट बन जाएगा ना 5Q, Q/2ε0A और +5Q/2ε0A, तो ये प्लेट बन जाएगा। प्लेट वाला क्या लिखेंगे, 5Q/ε0A। इस सीट का और इस सीट का दोनों का ऐड हो गया। आप बोलोगे सर इन सब का, शायद सभी बच्चे समझ गए कि बाकी सीट का जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बाकी सीट का जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको इनके और इनके बीच में फील्ड पता है जो यूनिफॉर्म होने वाली है, और वो कितनी होने वाली है, ये 5Q/ε0A। तो क्या मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं यार, पहले मैं VB माइनस VA लिख सकता हूं। कितना लिखूंगा, E × D, इसके बीच में जो फील्ड है E × D लिख सकता हूं। और यहां पे E × D कितना है, जो P पर होगा वो सभी जगह पे होगा, वो कितना है, इतना। तो मैं, अच्छा ये बताओ मैंने क्या लिखा है इसको, देखो मैं पहले से ये मान के चल रहा हूं कि हाइयर माइनस लोअर लिख रहा हूं। तो हाइयर जो है अपना पॉजिटिव वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाइयर से लोअर जाती है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं V, यहां से VB माइनस VA। VB इज आवर हाइयर पोटेंशियल एंड VA इज लोअर। याद है मैंने आपको बताया था, या तो आप ये लिखो, नहीं तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, VB माइनस VA इक्वल टू EP × D। यहां पे इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहां पे इंटीग्रेट भी नहीं करना होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है। तो सीधे सीधे आप VB माइनस VA लिख सकते हो। तो VB माइनस VA कितना आएगा, 5Q/ε0A इंटू जो डिस्टेंस है इंटू D। एक इक्वेशन ये हो गई। इसी तरीके से मुझे आप लोग बता दो कि क्या VB और VC लिख सकते हो। VB और VC में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा। तो मैं बिना साइन लिखे लिखना चाहूंगा तो हाइयर माइनस लोअर लिखूंगा, मतलब VC माइनस VB लिखूंगा। और वो कितना हो जाएगा यार, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो Q/ε0। तो 3Q/ε0A इंटू ये कितना था 2D, ये आ गया अपने पास। तो क्या आप यहां से आप VA माइनस VC निकाल सकते हो, इसको ऐड करके, ठीक है, इसको ऐड करके VA माइनस VC निकाल सकते हो। VA माइनस VC कितना हो जाएगा, सीधे सीधे ऐड कर लो। तो 5 और 3 8, तो 8, ठीक है, 8 नहीं 6 है ना, ये 6 है। 3 × 2, ये 2D था, तो 3Q/ε0A इंटू 2D ऐसा था। तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो अपने पास कितना आ जाएगा यार, 11QD/ε0A, 11QD/ε0A, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी इस तरीके से दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। कल थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करेंगे और होपफुली कल शायद नया चैप्टर शुरू भी हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग जो है DPP अगर पूरा निपटा चुके हो तो आप सीट पे जुड़ जाओ। सीट में देखिए बहुत अनाप शनाप क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो अपने आप को नर्वस फील मत करिएगा, ठीक है। तो सीट में जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो करिए, जो नहीं हो रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है लास्ट के
मैं उसको सॉल्व करूंगा कभी क्लास में, ठीक है, क्योंकि आगे चैप्टर्स को भी देखना है। तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर डाइपोल की मुझे लगता है डीपीपी अपलोड हो गई है, डाइपोल निपटा दीजिए और एक कंडक्टर की डीपीपी जाएगी, तो डीपीपी निपटा दीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर।